बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ये सेकंड लेक्चर है इस चैप्टर का। तो इसमें देखेंगे वेग स्थिरांक तथा वेग व्यंजक तथा वेग स्थिरांक। आज हम लोग पढ़ेंगे वेग व्यंजक तथा वेग स्थिरांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। यहाँ पर ये क्या होता है आज इसको समझेंगे। तो यहाँ पर इसके पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं वेग क्या होता है, औसत वेग का लिखने का तरीका क्या होता है, ताक्षणिक वेग क्या होता है। दोनों में यहाँ पर औसत वेग में अभिकारक और उत्पाद में किस प्रकार से ग्राफ खींचे जाएंगे और उसका लिखने का तरीका क्या है, उसको इक्वेशन में किस प्रकार से लिखेंगे, इसका जो है इसके पहले वाले वीडियो में डिटेल में बताया गया है। जिसके आगे आज हम पढ़ेंगे वेग स्थिरांक तथा वेग व्यंजक तथा वेग स्थिरांक। तो यानी कि यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना वेग व्यंजक और वेग स्थिरांक तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना एक अभिक्रिया हमारा क्या है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, यहाँ पर स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ये मान लेते हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखेंगे बगल में यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं। तो जहाँ पर ए बी क्या है, ए कामा बी ये हमारा है। यहाँ पर देखेंगे अभिकारक, ये क्या है, अभिकारक है। और सी और डी देखेंगे क्या है, उत्पाद। यानी कि यहाँ पर रिएक्टेंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट, और यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। और यहाँ पर देखेंगे जो स्मॉल ए स्मॉल बी और ये देखेंगे सी, ये सभी क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड यहाँ पर स्मॉल डी, ये सभी देखेंगे। यहाँ पर ये पीछे इसके पहले बताए थे रस समीकरण मितीय गुणांक, रस समीकरण मितीय गुणांक। ये क्या होता है, रस समीकरण मितीय, यानी कि जो यहाँ पर अभिकारक का गुणक होता है और उत्पाद का गुणक होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। अब यहाँ पर इसको हम समझेंगे। यहाँ पर ये देखा गया प्रायोगिक तौर पर, यानी कि प्रायोगिक के आधार पर, यहाँ पर प्रायोगिक तौर पे ये देखा गया कि वेग जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, एक्टिव मास ऑफ ए पावर एक्स और एक्टिव मास ऑफ बी यहाँ पर ये पावर वाई। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ ए पावर एक्स, एक्टिव मास ऑफ पावर ये क्या है, ये बी पावर क्या है, वाई। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से समझेंगे। यहाँ पर कह सकते हैं ये जो यहाँ पर देखिए ए हम नहीं लिखे हैं, यहाँ पर स्मॉल बी नहीं लिखे हैं, जबकि यहाँ पर एक्स लिखे हैं, यहाँ पर क्या लिखे हैं, वाई लिखे हैं। ऐसा क्यों लिखे हैं, यहाँ पर ये हो सकता है एक्स तथा वाई, यानी कि जो एक्स और क्या है, वाई, ए तथा बी, यानी कि ए और बी। यहाँ पर ध्यान देंगे एक्स तथा वाई, ए तथा बी के बराबर भी हो सकती है, नहीं भी। यानी कि जो यहाँ पर x और y लिखा गया है, ये a और b के बराबर भी हो सकता है
और बराबर नहीं भी हो सकता है, इसलिए एक्स वाई की गणना क्या होता है, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स तथा वाई की गणना प्रायोगिक, यहाँ पर ये जो लिखा गया है एक्स और वाई की गणना जो होता है प्रायोगिक तौर पर की जाती है, प्रायोगिक तौर पर की जाती है। इसके प्रायोगिक तौर पर ये की जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, तो वेग इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, वेग यहाँ पर वेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान है ये हट जाएगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ ए पावर एक्स और एक्टिव मास ऑफ बी, यहाँ पर ये पावर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर ये देखेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं वेग स्थिरांक। यहाँ पर जो वर्ड आया है यहाँ पर ये क्या है, वेग स्थिरांक, इसी को क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। और ये जो पूरी इक्वेशन लिखा गया है, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, वेग व्यंजक, इसी को क्या बोलते हैं, वेग व्यंजक बोलते हैं। इस पूरे इक्वेशन को वेग व्यंजक बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, वेग स्थिरांक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वेग स्थिरांक बोलेंगे। और यहाँ पर जो एक्स वाई यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर वेग नियम बोलेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये जो है वेग व्यंजक है, यहाँ पर एक के कांस्टेंट आ गया है, यानी कि इस पूरे को वेग व्यंजक बोलेंगे। और यहाँ पर जो के आया है वेग स्थिरांक बोलेंगे, जो ऊपर लिखा गया है तो उसको क्या बोलेंगे, वेग नियम बोलेंगे। तो यानी कि इसको समझेंगे और इसी को हम यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं, वेग व्यंजक में, वेग व्यंजक में, यानी कि वेग व्यंजक में, इसकी बात कर रहे हैं, वेग व्यंजक में अभिकारकों की घातों, अभिकारकों की जो इसमें घात आया, यानी कि एक्टिव मास ऑफ पावर एक्स और एक्टिव मास पावर ऑफ वाई, यानी कि वही लिखे हैं वेग व्यंजक में अभिकारकों की घातों। यहाँ पर घात में क्या है, घात में बोले तो एक्स तथा वाई, तो यानी कि का योग यानी कि एक्स तथा वाई का योग क्या कहलाएगा, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऊपर लिखते रहे इसी को, अभिक्रिया की कोटि को यहाँ पर इसको ORDER ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ऑर्डर ऑफ, इसको इंग्लिश में अभिक्रिया की कोटि को यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी कि यहाँ पर बात करें इसी को अभिक्रिया की अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे यन, अभिक्रिया की कोटि को यन से प्रदर्शित करते हैं। यन बराबर था, यहाँ पे यन बराबर क्या है, एक्स प्लस वाई, यानी कि यही क्या हमारा ये अभिक्रिया की कोटि है। अर्थात यहाँ पर वेग बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, वेग, इधर चलिए इधर लिख लेते हैं, वेग इज इक्वल टू यहाँ पर वेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक के जो लिखने का वास्तव में तरीका होता है, वेग इज इक्वल टू के, और यहाँ पर ए रिएक्टेंट का पावर एन, जो यन यहाँ पर जो यन लिख रहे हैं, यही यन हमारा यन इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस वाई।
एक्स प्लस वाई यानी कि यहाँ पर अवक्रिया में अभिकारक के सांद्रताओं पर लगा जो घात है उनका योग करेंगे, उसी योग को क्या कहते हैं, अवक्रिया की कोटि कहलाता है। तो यानी कि एक बार हम पुनः इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। तो यानी कि वेग व्यंजक, क्योंकि इसके आगे हम आगे पढ़ाएंगे अवक्रिया की कोटि, तो इसको हम समझ लेते हैं। वेग व्यंजक तथा वेग स्थिरांक क्या होता है, इसके लिए हम मान लेते हैं कोई अवक्रिया जो है ए ए बी बी और यहाँ पर सी सी प्लस डी डी है। इसको हम एक एग्जाम्पल से रूप में भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर H2 प्लस N2 ये अवक्रिया करके क्या बनाता है, NH3। जब इस अवक्रिया को हम बैलेंस करेंगे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर A2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। तो ये जो लिखा गया है ए हमारा क्या है, ये कैपिटल ए है और ये हमारा क्या है, स्मॉल ए है। और यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर क्या है, बी है और इसके आगे जो लिखा गया है ये स्मॉल बी है। और यहाँ पर देखेंगे ये कैपिटल सी है और ये देखेंगे इसके आगे जो है स्मॉल सी। तो यानी कि एक इक्वेशन क्या इसमें देखेंगे प्रायोगिक तौर पे जबकि देखा गया वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे होता है, अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के यहाँ पर क्या होता है, उस पर लगाए गए घात, यानी कि अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात एक्टिव मास ऑफ ए पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x और यहाँ पर हो जाएगा पावर y। तो यहाँ पर यह a और b ना लिख करके हम x और y लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं, नीचे लिख दिए। क्यों लिखे हैं, x तथा y a तथा b के बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर a और b की जगह पर हम x y का प्रयोग किए। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए हम बात करें, इस इक्वेशन के लिए तो a की वैल्यू a ही रहेगा, लेकिन अदर इक्वेशन के लिए a की वैल्यू क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो जैसे इस इक्वेशन में हम लिखे हैं, इस इक्वेशन में कुछ दूसरा है और इक्वेशन लिखेंगे उसमें कुछ दूसरा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर उसकी जगह पर क्या लिख रहे हैं, x और y लिखेंगे। x कुछ भी हो सकता है, y जो है कुछ भी हो सकता है, यानी इसकी वैल्यू जो होती है फिक्स नहीं होती है। x तथा y a तथा b के बराबर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यानी x तथा y की गणना प्रायोगिक तौर पर अगर की गई है तो वेग इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो एक यहाँ पर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो यानी कि वही चीज हम लिखेंगे। तो यानी कि इसको जो लिखा गया है इसको हम क्या कहते हैं, वेग नियम कहते हैं और इसी को वेग इक्वल टू इसको क्या कहते हैं, वेग व्यंजक कहते हैं। यानी कि और यहाँ पर जो लिखा गया है वेग स्थिरांक, इसी को हम क्या लिखेंगे, वेग व्यंजक में। अर्थात वेग व्यंजक में अभिकारकों की घातों, यानी कि अभिकारकों की घातों, जो अभिकारकों की ये घात है, घातों x तथा y का योग अभिकारक की क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। इसे हम अवक्रिया की कोटि कहते हैं। जो अवक्रिया की वेग को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर k एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पावर n, यानी कि यहाँ पे n बराबर क्या है, जहाँ पे n बराबर यहाँ पर हम नोट किए हैं, यानी इक्वल टू क्या है, ये x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई यही क्या यहाँ पर क्या कहलाता है, अवक्रिया की कोटि कहलाता है। इसलिए अब हम पढ़ेंगे अवक्रिया की कोटि। इसको आप सभी नोट कर लेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे अवक्रिया की कोटि। यहाँ पर देखेंगे आगे, यहाँ पर अवक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर देखेंगे अवक्रिया की कोटि क्या होता है, वेग नियम या वेग व्यंजक में अभिकारकों की घातों जिन्हें प्रायोगिक तौर पर निर्धारित किया गया है का योग अवक्रिया का क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर अवक्रिया का वेग यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे कांस्टेंट है, यहाँ पर ये देखेंगे वेग स्थिरांक, यहाँ पर नोट कर देते हैं, ये क्या है, वेग स्थिरांक, जो अभी पीछे लिखा गया था वेग स्थिरांक। और यहाँ पर देखेंगे अवक्रिया की कोटि की बात कर रहे हैं, तो अवक्रिया की कोटि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो अभिकारक के सांद्रताओं पर लगाई गई घात, यानी कि किसी भी अवक्रिया में
अभिकारक के सांद्रताओं पर लगाई गई घात के योग को यहाँ पर क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोट कहलाते हैं। यानी कि अभिकारक की सांद्रता क्या है, ए और बी है, एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी, यानी कि पावर क्या है, एक्स और ये वाई है। तो यानी कि यहाँ पर जो ये कहेंगे, तो यहाँ पर n इक्वल टू अभिक्रिया की कोटि को n से प्रदर्शित करेंगे, अर्थात n इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। यही n हमारा क्या कहलाता है, ये कोटि कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। इसको याद रखेंगे, एक चीज यहाँ पर इसको नोट करेंगे, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर एक चीज यहाँ पर नोट करेंगे, अभिक्रिया की कोटि जो होगा, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, सो ऑन। यानी कि अभिक्रिया की कोटि जो हो सकता है, यहाँ पर इसको नोट करेंगे, अभिक्रिया की कोटि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तथा भिन्नात्मक भी हो सकता है, तथा भिन्नात्मक भी हो सकता है। भिन्नात्मक भी हो सकता है, इसको याद रखेंगे, ये नोट में इसको याद रखेंगे। अभिक्रिया की कोटि अर्थात जो n की वैल्यू है, ये यहाँ पर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकते हैं। ये अभिक्रिया की जो है यहाँ पर क्या है, ये अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यहाँ पर एक ध्यान देंगे, यदि n की वैल्यू 0, यानी कि n क्या है, ये अभिक्रिया की कोटि है, यदि n इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया कहलाएगी, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया। वो क्या कहलाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया। आगे आएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसका डिराइव करने के लिए उसका फार्मूला किस प्रकार से वहां पर डिराइव होगा, उसको हम आगे जिक्र करेंगे। अभी हम जो पढ़ रहे हैं अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ रहे हैं। अभिक्रिया की कोटि होता क्या है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, यानी कि अभिकारक के सांद्रताओं पर लगाए गए घातों के योग को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि को n से प्रदर्शित करेंगे, जहाँ पे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और भिन्नात्मक भी हो सकता है। और यहाँ पर देखेंगे, यदि यहाँ पर n की वैल्यू 0 है, यदि यहाँ पर n इक्वल टू 0 है, तो वो अभिक्रिया जो होगी, कौन सी अभिक्रिया होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगा। यदि n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पर वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगा। और यदि n की वैल्यू 2 है, तो ये जो है द्वितीय कोटि, ये सब आगे आएगा, इसमें हम आगे पढ़ेंगे कोटि की अभिक्रिया। यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया और ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया, आगे यहाँ पर इसको भी पढ़ना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, उसका व्यंजक क्या होता है, उसका व्यंजक का निगमन कैसे करेंगे, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी हम इस कोटि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर बात करें जो वेग है, अर्थात यहाँ पर जो हम वेग लिख रहे हैं, तो वेग को हम किस प्रकार से लिख रहे थे, यहाँ पर वेग इक्वल टू यहाँ पर किस रूप में लिख रहे थे, यानी कि रिएक्टेंट, यानी कि माइनस ये अभिकारक की सांद्रता में हुआ परिवर्तन, यानी कि डेल्टा यहाँ पर होगा, अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। इसको हम इस रूप में भी लिखते थे, यहाँ पर प्लस ये उत्पाद के रूप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा P अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा T। इस रूप में यहाँ पर लिखते थे, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा R, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा T। तो यहाँ पर
ऐसे लिखेंगे। और इसी को हम आगे इसी को और दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं अथवा करके। तो यहाँ पर इसी को हम ताक्षणिक वेग के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग को हम इसी को हम किस रूप में लिख रहे हैं, माइनस डी, और यहाँ की किस रूप में हो गया आर, और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू यहाँ पर ये उत्पाद के लिए प्लस यहाँ पर डी और एक्टिव मास ऑफ टी अपॉन यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा टी। ये देखेंगे ताक्षणिक वेग है, यहाँ पर देखेंगे वेग है, इसको हम इस रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं, या वेग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या वेग को हम ऐसे, चलिए हम यहाँ पर ये समझने के लिए ताक्षणिक वेग हम सिर्फ खाली वेग ही लिखते हैं। ये आप लोग पीछे लगा चुके हैं, लिख चुके होंगे। तो ये ताक्षणिक वेग, और एक वेग को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस यहाँ पर हो जाएगा आर, यानी कि डी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी, यहाँ इस रूप में। यानी कि इसी को हम यहाँ पर जब कांस्टेंट के रूप में लिखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा के, यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा एन। ये इसी को हम यहाँ किसके रूप में लिखते हैं, एन के रूप में। तो इसी इक्वेशन को यहाँ पर यानी कह सकते हैं वेग। यहाँ पर एक चीज हम यहाँ एक चीज ज़्यादा बढ़ा दिए, यहाँ पर ये वेग को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, वेग बराबर यहाँ पर वेग इज इक्वल टू यहाँ पर ये जो यानी कि के एक्टिव मास ऑफ आर, यहाँ पावर क्या हो जाएगा एन। तो यानी कि यहाँ के इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर इसी को इसी फार्मूले से के की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा वेग अपान यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर लिख देते हैं, इकाई हो सकता ना दे, यहाँ पर हम ऊपर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा के को जब लिखेंगे अर्थात यहाँ पर के इज इक्वल टू हो जाएगा वेग अपान यहाँ पर हो जाएगा रिएक्टेंट और क्या हो जाएगा एन। तो जो यहाँ पर के की वैल्यू हम इसके रूप में यहाँ पर ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक, और इसी इक्वेशन को अगर से हम इसके नीचे इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन ये बना सकते हैं, यहाँ पर इस इक्वेशन से ये इक्वेशन हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर और देखेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा अगर इसके रूप में हम यहाँ पर लिखें, इसके नीचे इसी के जस्ट नीचे हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं क्योंकि जगह अभी आगे काम आएगा। वहाँ पर ये देखेंगे माइनस डी एक्टिव मास ऑफ आर अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर डी टी, ये इसी के नीचे यहाँ पर लिखा गया है। तो यानी कि माइनस डी आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर लिख सकते हैं, यानी कि के वेग बराबर यहाँ पर देखेंगे वेग बराबर ये क्या है, इतना है। तो यानी कि इतना बराबर ये किसके हो जाएगा, यहाँ पर के एक्टिव मास ऑफ आर, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा एल। चाहे हम उसी को इसी के नीचे ही लिख देते हैं, इसी को हम यहाँ ना लिख करके ही लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर वेग बराबर यहाँ पर वेग बराबर ये क्या है माइनस डी आर अपान यहाँ पर डेल्टा टी इज इक्वल टू, और वेग बराबर ये भी है यानी कि दोनों आपस में क्या बराबर है, यानी कि के यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ आर और क्या हो जाएगा एन। तो यानी कि यहाँ पर देखिए 2-3 इक्वेशन लिखे गए हैं। इस इक्वेशन को आपको यहाँ पर याद रखना है, इसको ये पूर्ण रूप से यहाँ पर ये याद रखना है। इसमें देखेंगे इसी से संबंधित आपका यहाँ पर इसी से संबंधित आपका एक वेग स्थिरांक की इकाई को कैलकुलेट किया गया है, इसी से संबंधित, इसलिए इसको याद रखिएगा। इसी से संबंधित जो है इसकी वेग स्थिरांक की इकाई को कैलकुलेट किया जाएगा। तो आगे हम उसी को पढ़ेंगे वेग स्थिरांक की इकाई। तो यहाँ पर इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम इधर यहाँ पर नोट कर देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा वेग स्थिरांक की इकाई,
वेग स्थिरांक, अगला हेडिंग हमारा है वेग स्थिरांक की इकाई। इसको मिटाई देते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगा। यहाँ पर अगला हेडिंग हमारा क्या है, वेग स्थिरांक की इकाई। वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक की इकाई को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर हम लिखे हैं k इक्वल टू क्या, वेग अपान यहाँ पर ए रिएक्टेंट एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पाउंड m, इसको इस रूप में लिखे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर उसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं k इक्वल टू के हमारा यहाँ पर लिखे हैं k इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेग अपान यहाँ पर ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पावर, यहाँ पर क्या हो जाएगा n। तो यहाँ पर देखेंगे वेग, यहाँ पर वेग इक्वल टू क्या होता है, इसको यदि यहाँ पर वेग की बात करें तो वेग बराबर यहाँ पर इसको कह सकते हैं, यहाँ पर वेग बराबर ये होता है, ये सांद्रता बटे समय कह सकते हैं, सांद्रता अपान क्या हो जाएगा, समय। वेग अर्थात यहाँ पर रिएक्टेंट के लिए भी था, यहाँ पर समझेंगे जो हम वेग को लिखे हैं, यानी कि यहाँ पर रिएक्टेंट से क्या बना था, प्रोडक्ट बना था, यानी कि अभिकारक की सांद्रता का वेग, यहाँ पर इसकी भी सांद्रता कुछ रही होगी, इसकी भी सांद्रता कुछ रही होगी, इसलिए यहाँ पर ये अभिकारक की सांद्रता में हुआ परिवर्तन या उत्पाद के सांद्रता में हुआ परिवर्तन, तो परिवर्तन होने में लगा समय को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर वेग कहते हैं, जो पीछे हम इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। तो यहाँ पर सांद्रता अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर समय। तो यानी कि और यहाँ पर देखेंगे ये रिएक्टेंट का भी वही होता है, रिएक्टेंट का भी वही देखेंगे, ए होता है यहाँ पर रिएक्टेंट, यहाँ देखेंगे इसका भी क्या होगा, सांद्रता, रिएक्टेंट का भी यहाँ पर देखेंगे कुछ ना कुछ इसकी कंसंट्रेशन होगा, यानी कि सांद्रता होगा, जिसको हम पावर किसके रूप में लिखेंगे, n के रूप में लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर k की वैल्यू को हम लिख सकते हैं यहाँ पर सांद्रता अपान क्या लिख सकते हैं, समय इंटू, यहाँ इसका अपान कुछ नहीं है, ऊपर चला जाएगा, 1 अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर सांद्रता पाउंड क्या हो जाएगा n। जो इस फार्मूले को इसको याद रखेंगे, इस फार्मूले से हमको यहाँ पर ये पता चलेगा कौन सी अपक्रिया, जैसे कुछ अपक्रिया का मान अगर से दे दिया जाता है, उस अपक्रिया से यहाँ पर वेग स्थिरांक की इकाई को हम बता सकते हैं, वेग स्थिरांक की इकाई के मान से हम बता सकते हैं कि अपक्रिया की कौन सी कोटि होगी। हम आगे आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर लास्ट में हम आपको ये बताएंगे पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा और किस प्रकार से आप उसको देख करके उसका आंसर आप देंगे, उसको यहाँ पर आप देखेंगे। यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम इसको इधर मिटा देते हैं, ये भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि आगे हम इसकी और आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि अब यहाँ पर हम 3 कंडीशन में बात किए थे कि n की वैल्यू 0 हो तब क्या होगा, 1 हो तब क्या होगा, 2 क्या हो तब क्या होगा, उसी के संदर्भ में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात करें यदि n इक्वल टू क्या हो, 0, अर्थात ये अपक्रिया किसकी है, ये जो है शून्य कोटि की अपक्रिया, ये जो होगी शून्य कोटि की अपक्रिया है। यहाँ पर n इक्वल टू क्या, शून्य कोटि की अपक्रिया है। तो यहाँ पर k का मान क्या होगा, इसके लिए k इक्वल टू यानी कि वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे n की वैल्यू हमारा क्या है, 0 है,
अर्थात इसको हम लिखेंगे सांद्रता। इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसकी इकाई की बात कर रहे हैं। सांद्रता अपान क्या लिखेंगे, समय इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 अपान सांद्रता, यहाँ पर क्या हो जाएगा सांद्रता पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये x पावर 0 इज इक्वल टू वैल्यू क्या होती है 1, यानी किसी भी वैल्यू का x का पावर 0 होता है तो उसके लिए वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि सांद्रता का पावर 0 है तो उसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा सांद्रता अपान क्या हो जाएगा समय, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा 1 अपान 1। तो यानी कि यहाँ पर सांद्रता अपान समय, इसको हम लिख नहीं रहे हैं यहाँ पर सांद्रता का मात्रक क्या होता है यहाँ पर कि सांद्रता बराबर यहाँ पर होता है, उसका मात्रक देखेंगे मोल प्रति लीटर। सांद्रता का मात्रक क्या होता है मोल प्रति लीटर। और यहाँ पर देखेंगे समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड, समय का मात्रक क्या होता है यहाँ पर ये सेकेंड होता है। अब इसी को हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, तो यानी k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k। अब यहाँ पे मोल अपान लीटर, जिसका अपान कुछ नहीं है 1 चला जाएगा तो ये लिखा जाएगा यहाँ पर मोल अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर लीटर अपान यहाँ पर ये हो जाएगा लीटर इनटू यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मोल, ये लीटर ऊपर जाएगा तो यानी कि मोल लीटर, यहाँ पर ये इनवर्स में बदल जाएगा और इसी को सेकंड को भी ऊपर लेके जाएंगे, सेकंड भी हमारा किस में बदल जाएगा इनवर्स में। ये हमारा देखेंगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि चाहे हम इसको ऐसे भी लिखें यानी कि मोल लीटर इनवर्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। और देखेंगे यहाँ पर यदि यहाँ पे n की वैल्यू हमारा क्या हो 1 तो ये क्रिया हमारी क्या कहलाएगी यहाँ पर, अगर से n की वैल्यू हमारा 1 है तो यानी कि यदि n की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो अब ये क्रिया क्या कहलाएगी, ये जो है प्रथम कोटि की अवक्रिया कहलाएगी। अगर से n की वैल्यू कितना हो 1 हो तो इसका n की वैल्यू 1 रखते हैं तब क्या आएगा, तब k की वैल्यू हमारा आएगा यहाँ पर सांद्रता अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर समय इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपान सांद्रता। यहाँ पे देखिए ये पावर 1 लग जाएगा, n बराबर 1 है इसलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा। सांद्रता से सांद्रता कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा क्या 1 अपान समय। तो समय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं सेकंड से, अर्थात k बराबर क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड इनवर्स ये हमारा हो जाएगा k की वैल्यू, एक वैल्यू देखिए यहाँ पर ये आया है और दूसरी वैल्यू हमारा यहाँ पर ये आया, यानी कि ये मात्रक आप याद रखेंगे। और यहाँ पर एक चीज देखते हैं, अगर से n की वैल्यू यहाँ पर 2, n की वैल्यू हमारा क्या हो 2, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 के लिए k का मान चाहिए, अवक्रिया क्या होगा ये देखेंगे द्वितीय कोटि की अवक्रिया कहलाएगा, द्वितीय कोटि की अवक्रिया, द्वितीय कोटि की अवक्रिया कहलाएगा। तो इसके लिए k का मान क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर सांद्रता अपान क्या हो जाएगा ये समय, सांद्रता अपान समय। वही सेम फार्मूला सभी में अप्लाई करेंगे जो यहाँ पर ये इक्वेशन लिखा गया है, यानी कि इनटू क्या हो जाएगा 1 अपान सांद्रता, यहाँ पर ये पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2,
एक यहाँ सामता से एक सामता कैंसिल हो जाएगा, ये के की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर 1 यहाँ पर हो जाएगा समय इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर सांद्रता। ये इसी को जब ऊपर लेके जाएंगे तो समय का मात्रक क्या होता है, तो समय का मात्रक क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पर हो जाएगा सेकंड, और यहाँ पर सांद्रता, सांद्रता का मात्रक यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सांद्रता का मात्रक यहाँ पर लिखे होंगे कहीं, सांद्रता का मोल प्रति लीटर होता है, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको हम अभी एक लाइन और बढ़ा देते हैं, इस समय का मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, और इनटू यहाँ पे सांद्रता का मात्रक क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर। अभी देखेंगे इसको ऐसे लिख देते हैं लीटर। अब यहाँ पे जो लीटर लिखा गया है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा K इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा लीटर अपान क्या हो जाएगा सेकंड, और इनटू क्या हो जाएगा मोल। अब यहाँ पर इसको हम ऊपर लेके जब जाएंगे तो के लीटर को हम L से प्रदर्शित करेंगे, और यहाँ पर इनटू यहाँ पर सेकंड इनटू यहाँ पर क्या ये ऊपर जाएगा इनटू सेकंड इनवर्स इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा मोल इनवर्स। ये देखेंगे आपका ये फार्मूला, यानी कि ये 3 फार्मूला हमको मिला है। इस फार्मूले को हम याद रखेंगे, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये तीनों को याद रखेंगे। इससे हमको क्या मिल जाएगा, अपक्रिया की कोटि का पता चल जाएगा। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि पेपर में किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, जिसको हम ये फार्मूले को आप अपनी कॉपी में यहाँ पर नोट कर लेंगे। यहाँ पर इधर हम मिटा देते हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नोट कर दे रहे हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। एक नंबर इससे रिलेटेड जो है पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा हम यहाँ पर नोट कर दिए हैं कि निम्नलिखित वेग स्थिरांकों में अपक्रिया की कोटि की पहचान कीजिए। यानी कि अपक्रिया के वेग स्थिरांक को देख करके, अपक्रिया के वेग स्थिरांक को देख करके उस अपक्रिया की कोटि की पहचान कैसे करते हैं, नीचे क्वेश्चन दिया गया है। तो अपक्रिया यहाँ पर देखेंगे वेग स्थिरांक का मान दे दिया, 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो K इक्वल टू दिया गया 2.3 × 10⁻⁵ लीटर मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये पहला क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन देखेंगे K इक्वल टू दिया 3 × 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स दिया है। और तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 3 × 10⁻⁴, यहाँ पर दिया गया है लीटर सेकंड इनवर्स, यहाँ पर मोल इनवर्स दिया गया है। यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन है। इस तीनों क्वेश्चन में हमको बताना क्या है, अपक्रिया की कोटि बताना है। अपक्रिया की कोटि को बताने के लिए हम यहाँ पर वेग स्थिरांक की इकाई का हम डेरिवेशन किए थे, तो उसमें देखेंगे 3 फार्मूला यहाँ पर आपको मिला था, एक यहाँ पर ये और एक फार्मूला ये और एक फार्मूला यहाँ पर ये। अब इसमें देखिए इक्के की वैल्यू किस, इसका मोल किस में दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब इन तीनों में देखिए किसमें ये फार्मूला कहाँ पे है, लीटर मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स। यानी कि यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर ये देखेंगे इसमें भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर देखिए लीटर भी है और यहाँ पर सेकंड इनवर्स भी है और यहाँ पर मोल इनवर्स भी है। यहाँ पर ये फार्मूला आपका किस कोटि का है, जब अपक्रिया में n इक्वल टू क्या है 2 है, यानी कि अपक्रिया की कोटि इसमें क्या होगा, पहले वाले इक्वेशन में, यहाँ पर पहले वाले इक्वेशन के लिए n इक्वल टू क्या है 2 है, अर्थात अपक्रिया की कोटि 2 है। यानी कि किस अपक्रिया का कौन सा रिएक्शन है, सेकंड कोटि की अपक्रिया है। ठीक, और देखेंगे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर K इक्वल टू क्या है, K इक्वल टू 3 × 10⁻⁴। यहाँ पर ये दिया गया है, ये सेकंड है,
यानी कि सेकंड इनवर्स लिखा गया है, मात्रक लिखा गया है। सेकंड इनवर्स इन तीनों फार्मूले में देखिए किस कोटि में आया है, यानी कि यहाँ पर आया है सेकंड इनवर्स, यानी कि यहाँ पर सेकंड इनवर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड इनवर्स सिंबल है एस। तो यानी कि यहाँ पर ये सेकंड इनवर्स कब आया है, जब n की वैल्यू कितना था, 1 था। तो यानी कि यहाँ पे देखेंगे ये किस, यानी कि सेकंड क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर ये दूसरे क्वेश्चन के लिए n इक्वल टू कितना है, यहाँ पर n इक्वल टू यहाँ पर 1, यानी कि ये सेकंड कोड की अक्रिया कहलाएगा, ये कौन सी कोड की अक्रिया कहलाएगा, ये प्रथम कोड की अक्रिया कहलाएगा। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया है 3 × 10⁻⁴ लीटर सेकंड इनवर्स, ये सेकंड इनवर्स है और मोल इनवर्स दिया है। ये देखेंगे इन तीनों फार्मूले में कहाँ पे है, यहाँ पे है। लीटर भी देखिए दिया गया है और सेकंड भी देखिए दिया गया है और मोल इनवर्स भी दिया गया, यानी कि ये हमारा तीसरा जो फार्मूला है, ये तीसरे टाइप का रिएक्शन, यानी कि n की वैल्यू, एक इस रिएक्शन n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, n की वैल्यू यहाँ पर, यानी कि इसकी कोड कितना है, 2 है। पेपर में हमको इसी तरीके से उत्तर देना है कि यानी कि यहाँ पर देखेंगे वेग स्थिरांक आपका दिया रहेगा, उसमें आपकी अपक्रिया की कोटि आपको बताना रहेगा। तो ये आप इसकी अपक्रिया की वेग स्थिरांक को देख करके उसका यहाँ पर कोटि बताने के लिए पेपर में एक नंबर का यहाँ पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर पेपर में आता है। इसलिए इसको आप लोग अच्छी तरीके से इसको किस प्रकार से यहाँ पर इसका, यानी कि प्रथम कोड के लिए अपक्रिया का मात्रक और सेकंड कोड के लिए और शून्य कोड के लिए यहाँ पर वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, यहाँ पर हम तीनों को ड्राइव कर दिए हैं, जिसको आप अपने कॉपी में आप इसको नोट कर लेंगे, इसका एक आप नोट्स बना लेंगे, इसको आप याद रखेंगे, इससे रिलेटेड एक नंबर का क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।